हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम अपने 3-4 टॉपिक पहले कवर अप कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इसके कई बार डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है कि सॉलिड की हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं। देखो, जो डेजिग्नेशन है हीट कैपेसिटी की, तो हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से डेजिग्नेट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है डी क्यू डिवाइडेड बाई टी, और क्यू है यहाँ पे हीट, ठीक है। क्या बोला मैंने, हीट कैपेसिटी को डेजिग्नेट किया जाता है सी के साथ और इसका फॉर्मूला होता है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कि अगर हमने किसी टेम्परेचर, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, कोई भी सॉलिड है, तो उसके टेम्परेचर को अगर हमने 1 डिग्री राइज करना है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड है हमारे पास, और हमने उसके टेम्परेचर को अप टू 1 डिग्री राइज करना है, अप टू 1 डिग्री इंक्रीज करना है, तो हम उसको कितनी हीट दें, तो उस हीट को क्या बोला जाता है? हीट कैपेसिटी। तो देखो, अगर हमने कितनी हीट हम उसको दें, चेंज इन हीट कितना हो कि जो हमारा सॉलिड था उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो जाए। तो ये चीज़ हमने बतानी थी, ठीक है। तो ये था हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स। और सबसे पहले इसमें एक टर्म आती है वेव फंक्शन, ठीक है। तो वेव फंक्शन देखते हैं सबसे पहले हम क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, वेव फंक्शन क्या होता है। जब हम जो हमारी दो तरह की मैकेनिक्स थी, क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, तो जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की स्टडी करते थे उसमें पहली बात तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो बड़ी बड़ी बॉडीज़ को डील करती थी, जैसे कि हमारे प्लैनेट्स है या फिर कोई भी चीज़ जो ऑब्जर्वेबल है उनको क्लासिकल मैकेनिक्स डील करती थी। उन्हीं की पोजिशन को बताना, उन्हीं की वेलोसिटी को बताना, उनके ही मोमेंटम को बताना। जैसे कोई भी बड़ी चीज़ है वो कितने मोमेंटम के साथ, कितने, उसकी क्या पोजीशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर, या फिर उसकी एनर्जी क्या है। तो ये सारी चीज़ क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, मैक्रोस्कोपिक्स ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती थी। तो उसके बाद जैसे कि और क्लासिकल मैकेनिक्स में मतलब इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता था कि कोई भी पार्टिकल है उसकी सिर्फ पार्टिकल नेचर होती है, कि कोई भी बॉडी है उसकी किस तरह की नेचर होती है, पार्टिकल नेचर होती है। कोई भी बॉडी है उसकी पार्टिकल नेचर होती है। तो उसके बाद जैसे है जो हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन है उसका कंसेप्ट आया और उसमें पता लगा कि कोई भी हमारी बॉडी है उसकी पार्टिकल नेचर ना होके उसके साथ साथ उसकी वेव नेचर भी होती है। और इसके साथ ही हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक है वो अराइज हुआ कि भाई अगर हमने, ठीक है, मतलब पहली बात तो पार्टिकल नेचर होती ही नहीं है किसी एक चीज़ की, पार्टिकल के साथ साथ कोई भी हमारा मीन्स कोई भी हमारा सब्सटेंस है वो वेव नेचर को भी कैरी करता है। तो वेव नेचर को कैरी करता है। तो देखो क्या हुआ, उसके बाद ना क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या होगी या फिर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स हमारा पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर अराइज हुई। तो उसके अंदर जो इसका बेसिक था वो जब स्टार्टअप में दिया गया, वो स्क्रोडिंजर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका बेसिक तैयार किया और उन्होंने एक वेव इक्वेशन दी, उसको बोला जाता था स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। हम यहाँ पे करेंगे उस क्या वो इक्वेशन थी और उसकी डेरिवेशन क्या थी। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इन पूरे क्राइटेरिया को फॉलो अप करने के लिए एक इक्वेशन दी गई जो जो क्या करती थी, किसी भी सब्सटेंस की पार्टिकल के साथ वेव नेचर को भी बताती थी। तो उस इक्वेशन को क्या बोला जाता था? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें एक ऑपरेटर यूज किया गया दैट इज साई, ठीक है।
तो ये जो ऑपरेटर है साई, इसी को बोला जाता है वेव फंक्शन। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अंदर ही एक ऑपरेटर को का यूज़ किया गया साई, और उस ऑपरेटर को ही क्या बोला जाता है, वेव फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस साई का यूज़ किसी भी वेव की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को एक टाइप से वेव ही लगा लो, किसी भी इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड को बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि साई तो है हमारा वेव फंक्शन, और जो साई स्केयर है वो क्या है, इसका एम्पलीट्यूड। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अंदर साई है वो क्या करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को हम जनरल टर्म में वेव फंक्शन बोल देते हैं। तो ये था वेव फंक्शन। तो बता सकते हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अंदर एक ऑपरेटर का यूज़ किया गया दैट दैट आइडेंटिफाई द दैट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, तो उसको क्या बोला जाता था, वेव फंक्शन। क्लियर है, यहाँ से उसको बोला जाता था साई। अब हम यहाँ पे करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ, सॉरी स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या नहीं, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स हमने करने थे। ठीक है, तो जो सबसे पहला पोस्टुलेट था वो ये था, 5 पोस्टुलेट टोटल क्वांटम मैकेनिक्स के थे। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो ये था कि अगर हमने किसी भी देखो क्या था कि कोई भी सिस्टम हमारे पास है, ठीक है, उसकी अगर फिजिकल स्टेट को हमने रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अगर हमने फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करना है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी के ऊपर, तो उसको जो डिस्क्राइब किया जाता है वो वेव फंक्शन साई के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है। और ये साई क्या है, ये तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, साई की एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये साई कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि साई की वैल्यू 1 है, साई की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, कैसे होनी चाहिए, सिंगल, ऐसे नहीं है, इस तरह का पैटर्न नहीं होना चाहिए, ऐसे डिसकंटिन्यूअस नेचर नहीं होनी चाहिए। कैसी नेचर होनी चाहिए, कंटिन्यूअस नेचर होनी चाहिए। और इसकी कोई ना कोई फाइनाइट होना चाहिए, ये पूरे के पूरे स्पेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट होनी चाहिए। तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स का। किसी भी सिस्टम की अगर हमने फिजिकल स्टेट को बताना है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर, तो उसको वेव फंक्शन के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है। और जो हमारा वेव फंक्शन है वो कंडीशन मस्ट है दैट विल बी सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट थ्रू द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब उसके बाद वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए थी ये सारी चीज़ें। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या आया कि जितनी भी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी थी, जैसे कि मोमेंटम था, एनर्जी थी, ठीक है, और पोजीशन थी, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, ये सारी की सारी क्या थी, मेजरेबल क्वांटिटी थी ना। इन्हीं चीज़ों को तो हम ऑब्जर्व करते थे, दैट आर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़। तो जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ थी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, जैसे कि पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उन्हीं सारी जो हमारी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी थी उनके लिए कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर था। ठीक है, जैसे एनर्जी है, एनर्जी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में कोई ना कोई फिक्स मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा। जैसे कि हमारी मोमेंटम है, मोमेंटम के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कोई ना फिक्स मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स में थी। उसके बाद जो मैथमेटिकल ऑपरेटर था, उस ऑपरेटर की जो नेचर थी वो डिपेंड करती थी कि उस ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का क्लासिकल के अंदर एक्सप्रेशन क्या था। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे अगर मैं पोजीशन की बात करूँ, ठीक है, पोजीशन को का जो पोजीशन को डिनोट किया जाता है एक्स के साथ, ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसका ऑपरेटर एक्स था। ठीक है, और इसका मतलब होता है, पोजीशन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स। ठीक है, अब जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम का जो वेरिएबल है वो पी एक्स था। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर इसका पी एक्स, इसके ऊपर इस तरह का सिंबल था, नोट का सिंबल। इसका मतलब होता है, पी एक्स का मतलब एच डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा डी डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो हर जो सारी की सारी जो मेजरेबल क्वांटिटी है, जो भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है,
क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उसका कोई ना कोई ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर था, और उस ऑपरेटर की क्लासिकल के अंदर कोई न, उस ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का क्लासिकल के अंदर कोई ना कोई एक्सप्रेशन होता है। तो मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन है क्लासिकल के अंदर ये होता था, ठीक है। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को डिनोट किया जाता है टी के साथ, ठीक है, और इसका जो हमारा क्लासिकल ऑपरेटर है वो होता है टी एक्स, ठीक है। और उस टी एक्स की वैल्यू क्लासिकल के अंदर होती है एच स्केयर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्केयर m डी स्केयर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्केयर, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट मैंने क्या बताया कि किसी भी सिस्टम की अगर आप फिजिकल स्टेट को एक्सप्लेन करना चाहते हो, उसकी फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब करना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर, तो उसको डिस्क्राइब किया जाता है वेव फंक्शन साई के थ्रू, ठीक है। साई जो वेव फंक्शन है वो बता सकता है कि भाई किसी भी सिस्टम की किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी के ऊपर क्या फिजिकल स्टेट होगी, ठीक है। पर फिक्स्ड कंडीशन क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या बताई गई कि जो भी हमारा जो साई वेव फंक्शन होगा वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। सेकंड पोस्टुलेट था कि जो भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी थी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, जैसे पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी, उनका जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर कोई ना कोई डेफिनेट मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, और उस ऑपरेटर की नेचर कैसी है, दैट मीन्स उस ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, वो डिपेंड करता है कि उस मेजरेबल क्वांटिटी की क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर उसका एक्सप्रेशन क्या था, ठीक है। अब थर्ड करते हैं, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट, तो थर्ड पोस्टुलेट क्या था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे एनर्जी है, मोमेंटम है, तो इन सारी जो भी हमारी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनकी पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, जैसे एनर्जी की किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो उसको आइगन वैल्यू से डेजिग्नेट किया जाता है। आइगन वैल्यू जो है वो ये बताती है, आइगन वैल्यू इसको ए से डेजिग्नेट किया जाता है। तो आइगन वैल्यू किसी भी ऑपरेटर इक्वेशन के अंदर ये बताती है कि उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की कितनी वैल्यू पॉसिबल थी, ठीक है। और इसके लिए इक्वेशन होती है, जैसे हमारे पास ए ऑपरेटर था, उस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं हम साई के साथ, जैसे हमने मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम के ऑपरेटर को वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद साई वेव फंक्शन है जो एज इट इज जनरेट हो जाएगा, और उसके आगे जो भी वैल्यू होंगी ना उस वैल्यू को बोला जाता है आइगन वैल्यू, ठीक है। हमारे पास कोई भी वेव फंक्शन था, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मोमेंटम के लिए h/2πr और d डिवाइडेड बाई डी एक्स था, तो d बाई डी एक्स के ऑपरेटर को जब हम इस वेव फंक्शन साई के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वेव फंक्शन तो एज इट इज जनरेट हो जाएगा, उसके आगे जो भी वैल्यू आएगी उसको बोला जाता है आइगन वैल्यू, और इस इक्वेशन को बोला जाता है आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो आइगन वैल्यू ये बताती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कितनी पॉसिबल वैल्यू हमारी हो सकती है। तो थर्ड है, क्लियर है। तो फोर्थ पोस्टुलेट है, उसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट ये था कि जो आइगन वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं, वो ही हमारी जो भी आइगन वैल्यू इक्वेशन से जो भी हमें आइगन वैल्यूज़ मिलती हैं उतनी ही टोटल मेजर्ड वैल्यूज़ हमारी पॉसिबल होती है, उससे ज़्यादा हमारी, जैसे अगर इसकी वैल्यू 5 आई तो 5 से ज़्यादा एनर्जी की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, या फिर 5 से ज़्यादा मोमेंटम की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन से जो आइगन की जो वैल्यू आती है वो आइगन की वैल्यू से ज़्यादा या उससे कम हमारे किसी भी ऑपरेटर की मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा या कम नहीं हो सकती, जो वैल्यू आई है वही होगी, ठीक है। तो अगर इस तरह की अगर कोई भी फंक्शन है, जैसे हमारे पास साई था, ठीक है, उसके ऊपर हमने कोई भी ऑपरेटर अप्लाई कर दिया और अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को बोला जाता है आइगन फंक्शन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, उसके ऊपर अगर ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो साई जनरेट नहीं होता, एज इट इज जनरेट नहीं होता, बल्कि ऑपरेटर ही चेंज हो जाता है, तो उसको ना वहाँ पे ना तो आइगन वैल्यू इक्वेशन वैलिड होती, ना वो फंक्शन आइगन फंक्शन होता, ना वहाँ से हमें आइगन वैल्यू मिलती। तो अगर कहीं से हमें आइगन वैल्यू मिल रही है, सेम फंक्शन जनरेट हो रहा है, तो उस फंक्शन को भी क्या बोला जाता है, आइगन फंक्शन। ये क्या है, आइगन वैल्यू। अगर ये इस फिनोमिना को, इस पूरी इक्वेशन को फॉलो करता है तो दैट फंक्शन इज आइगन फंक्शन, और इस पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था, जैसे मैंने बताया कि जो भी हमारी आइगन वैल्यू है ए जो है वो हमें बताती है कि किसी भी जो भी हमारे पास ऑपरेटर है, जो भी हमारे पास सिस्टम है, उसकी कितनी वैल्यूज हो सकती है। जैसे एनर्जी का अगर हमने ऑपरेटर लगाया तो एनर्जी की कितनी वैल्यू हो सकती है, मोमेंटम का अगर ऑपरेटर लगाया तो मोमेंटम की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें बताता है।
उसके बाद हमें क्या निकालना है, जैसे अगर मोमेंटम हमने निकालना था, मोमेंटम की 5 वैल्यू आ गई तो हम फाइनाइट कोई लास्ट लास्ट में को जैसे हमारे पास 5 वैल्यू आ गई, ठीक है, हमने 5 एक्सपेरिमेंट किए, एक में तो वैल्यू आई 2.9, एक में आई 2.8, एक में आई 2.7, एक में आई 2.9 और फिफ्थ में आई 2.9। तो हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये 5 आया है तो हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं ना। तो ऐसे ही अगर हमने उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, आइगन की अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये साई स्टार, वो जो ऑपरेटर साई और डी टाउ डिवाइडेड बाय साई स्टार साई और डी टाउ, ठीक है। और इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। देखो हमारे पास कोई भी फंक्शन था साई, ठीक है, वेव फंक्शन। साई स्टार का मतलब क्या होता है कि अगर साई के अंदर आयोटा की टर्म है ना तो साई स्टार के अंदर माइनस आयोटा हो जाता है, तो सेम ही चीज है, अगर साई के अंदर आयोटा की टर्म है तो आयोटा रहेगी और साई स्टार के अंदर वो वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा। तो हमने क्या करना है, साई स्टार को अप्लाई करना है ए के भी ऊपर और फिर उस ए को मतलब इन दोनों को बीच में रखना है, ठीक है, इन ऑपरेटर्स को इसके बीच में रखना है। और डी टाउ यहाँ पे सिंबल है, स्पेस गिवन है। ऐसे ही इस इक्वेशन को नॉर्मल और इन सारी इक्वेशंस को हमने क्या करना है, ऊपर भी इंटीग्रेट करना है और नीचे। ये कैसे अप्लाई करते हैं ये चीज आगे आप समझ जाओगे, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन याद रखो, ठीक है। तो ये यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना वो एवरेज वैल्यू होगी आइगन वैल्यू की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।